हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर एग्जाम देने जाने वाले हो 1 घंटा पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर से जरूर देख के जाना। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर बताने वाला हूं कि इस मॉडल पेपर से आप लोगों का 70 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 घंटा भी समय बचा है ना, तो जरूर से जरूर इस समय को निकाल लो और इस वीडियो को पूरा देख के जाना। मेरे प्यारों बच्चों, 348 सीएम कोड है मेरे प्यारों बच्चों, और इस कोड के पेपर का जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सारे के सारे प्रश्न आपको देखते हुए मिलेंगे। सारे के सारे प्रश्न आपको बता रहा हूँ, और इन प्रश्नों का पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ। वैसे ही सेम लिख के आइएगा, एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, अनुक्रमांक और नाम आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों के 95% मार्क्स आप लोगों को बायोलॉजी में बिल्कुल फिक्स है इस पेपर से। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों फिक्स है आपके 95%। बस इस पेपर को पूरा पूरा तैयार कर लो, जितना प्रश्न इसमें सारे प्रश्नों को बस याद कर लो, लर्न कर लो मेरे प्यारे बच्चों। निर्देश पढ़ने का समय हमारे पास नहीं, निर्देश नहीं पढ़ूंगा, निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहां से आएगा। पहला प्रश्न यह बोला है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क वाला। बोला है कि इनमें से कौन पराग कण में पाए जाते हैं। तो पराग कण में पाए जाते हैं कौन मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें जो पराग कण में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे। कैसे लिखोगे पहले ये बताता हूं। देखो, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। देखिए, क वाला प्रश्न है तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं डालोगे, लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला। देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या पहला है और पहले में कौन सा प्रश्न है? क वाला है, तो लिखोगे क का उत्तर। कौन सा उत्तर सही है? ए वाला। दो नर युग्मक, मतलब कि कौन से परागकण में पाए जाते हैं? तो दो नर युग्मक पाए जाते हैं। इस प्रश्न को मेरे प्यारों को याद कर लो, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो परागकण में पाए जाते हैं दो नर युग्मक पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ, मतलब ख वाला प्रश्न। ख वाला है कि एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या होती है। 1 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। तो एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? कैसे लिखोगे पहले देखो। ख का उत्तर ए 4 होती है, तो ऐसे लिखोगे ख का उत्तर ए 4। ठीक है, लिखोगे 4 मतलब ए वाला ऑप्शन। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है ग वाला प्रश्न। कह रहा है कि जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? कैसे लिखोगे? ग का उत्तर सी 250। ठीक है, कितने? 250। तो याद कर लीजिए कि जौ के अगर 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? 250 होने चाहिए। घ वाला है कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है, तो लिखोगे घ का उत्तर ए फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया। जन्मजात उपापचयी त्रुटि क्या है? फिनाइल कीटोनूरिया। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के हैं, चारों के चारों बिल्कुल सही होने चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न उत्तर दूसरा क वाला प्रश्न। कह रहा है कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये है। तो आप दूसरे का क कैसे लिखोगे? अब ये पेज आप लोगों का हो गया, अब इधर से आप लिखना स्टार्ट करोगे। लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्न उत्तर संख्या 2। 2 का क वाला प्रश्न क्या था कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम। तो लिखोगे क वाला कि टाइफाइड। ठीक है, यहाँ पे टाइफाइड ड होगा, कर दीजिएगा टाइफाइड। टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम है साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, याद कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। 1 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। इसके बाद है खवला कि जीवाणु कोशिका में किस प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखोगे खवला का जीवाणु कोशिका में अपूर्ण केंद्रक होता है जिसे आरंभिक केंद्रक कहते हैं। इसके बाद ग वाला है कि मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए। 1 नंबर के लिए देखिए कितना सिंपल है। मांसल फल का नामांकित चित्र आप देख सकते हो, ग वाला का ऐसे ही बनाना है। ये आपका पुष्पांशन होता है, ये आपका जो दिख रहा है ये अंडबीज है। ठीक है, इसके बाद देखिए यह जो है आपका ये वाला पॉइंट, यह मध्य फल वित्ती है और यह जो है अंदर वाला ये अंत फल वित्ती है। ठीक है, तो मध्य फल वित्ती, अंत फल वित्ती। तो यह आप लोगों का क्या है? मांसल फल का नामांकित चित्र। ठीक है, कि फल कैसे है? यह बीज के रूप में, फिर यह फल जब खिलता है फूलता है तो इस आकार का होता है, इस रूप का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है घ वाला। कह रहा है कि पर परागण से लाभ का संक्षेप में लिखे।
ठीक है, मतलब पर परागण का लाभ लिखना है संक्षेप में। तो लिखेंगे कि पर परागण से अनेक नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, एक लाइन में ही उत्तर देना है इसका, कि पर परागण से अनेक प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। बड़ा वाला प्रश्न है कि जैव विविधता तत्व स्थल क्या है। ठीक है, जैव विविधता लिखोगे वह स्थान जहां पर जीवों एवं पेड़ पौधों की अधिकतम प्रजाति पाई जाती है, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाता है। तो जैव विविधता तप्त स्थल किसे कहते हैं, जहां पे जीवों एवं पेड़ पौधों की अधिकतम प्रजातियां पाई जाती है, उसे हम लोग जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे अगर हम बढ़े, अब आएगा आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहां से प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे का क है कि पराग कोश के पराग कण किससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो पराग कोश के जो पराग कण होते हैं किससे भोजन प्राप्त करते हैं, 2 नंबर के लिए प्रश्न है। तो लिखोगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का क, लिखोगे पराग कोश के पराग कण देखिए टैपिज से भोजन प्राप्त करते हैं। ये आप याद कर लीजिए नाम, टैपिज से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एमनियोसेटेसिस। ठीक है, एमनियोसेटेंसिस पर टिप्पणी लिखना है, 2 नंबर के लिए प्रश्न है। तो आप लिखोगे ख वाला कि भ्रूण के लिंग तथा भ्रूण के जन्मजात विकारों का पता लगाने की विधि को हम लोग एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जो गर्भाशय से निकाले गए द्रव की जांच से भ्रूण के विकास एवं उसके लिंग का परीक्षण किया जाता है। मतलब जो एमनियोसेंटिस होता है उससे यह पता चलता है कि वहां पे जब जांच होता है भ्रूण का, तो कह रहा है कि वहां पे इस प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय से कुछ द्रव निकाले जाते हैं और उस द्रव की मदद से हम लोग परीक्षण करते हैं वो लोग कि मतलब कि वो भ्रूण कैसा, उसका विकास कैसा होगा, उसका लिंग निर्धारण कैसा है। ठीक है, उसका परीक्षण किया जाता है। चलिए क्लियर हो गया, मतलब एक प्रकार का आप जांच कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ग वाला प्रश्न है कि ट्रू फल तथा फॉल्स फल में अंतर कीजिए। 2 नंबर के लिए प्रश्न है, ट्रू फल तथा फॉल्स फल में अंतर। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रू, यहाँ पे लिखेगा ट्रू फल केवल अंडाशय से बनते हैं। ट्रू फल जो होता है केवल अंडाशय से बनता है, जबकि फाल्स फल की अगर हम बात करें तो फाल्स फल अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भी भाग से बनते हैं। मतलब पुष्प के किसी भी भाग से फाल्स फल बन सकते हैं, लेकिन ट्रू फल केवल व केवल अंडाशय से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है घ वाला कि असंगजननता को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर के लिए है, लिखेंगे असंगजनन के बीज निर्माण बिना निषेचन के होते हैं। कुछ पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तथा इसकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग असंगजनन कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला है ड वाला कि बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखना है। तो देखिए एक लाइन का आंसर है कि बीज में एक से अधिक भ्रूणों के होने की घटना को हम बहुभ्रूणता कहते हैं या बहुभ्रूणता कहलाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा का क कि मनुष्य के शुक्राणुओं का एक नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर मिलेगा, आपको चित्र बनाना है। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न उत्तर चौथा का क, शुक्राणुओं का नामांकित चित्र। देख सकते हो इतना छोटा चित्र बनाया गया है, बिल्कुल मेरे ख्याल से ऐसे ही आपको बनाना है। आप देख सकते हो ये ऊपर वाला भाग जीव द्रव्य कला जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, यह आपका अग्रपिंडक है। यह वाला भाग आपका केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ है, इसमें जो भरे हुए हैं। ये आपका ग्रीवा है, ये आपका मध्य खंड है, ये आपका पूंछ है जिसे पूंछ कहते हैं। ठीक है, यह वाला भाग आप देखिए यहां से लेके यहाँ तक ये शीर्ष कहलाता है, और ये जो पॉइंट है, ये जो दानेदार आप देख पा रहे हो, यह आपका सूत्र कणिका जिसे माइट्रोकांडिया, तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत उसे कह सकते हो। बस इतना ही पॉइंट आपको शुक्राणु का नामांकित चित्र बन गया, इसी तरह आपको बनाना है। इसके बाद अगर हम बात करें ख वाला कि युवा पराग कोष के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो देखिए युवा परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र, बस सिंपल इतना ही चित्र आपको बनाना है। ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, कण जो दिखाई दे रहे हैं, ये पराग के कण है, तो परागण कहलाएगा। बस इतना ही चित्र आप बनाइए, 3 नंबर मेरे ख्याल से आप ले जाइए। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं ग वाला, कह रहा है कि परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो देखिए हेडिंग डालेंगे परिवार नियोजन, लिखेंगे
कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई होता है। मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए नियोजन तरीके से संतानोत्पत्ति की दर को कम करना परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, छोटा परिवार सुखी परिवार। दूसरा, पालन पोषण का प्रभाव। लिखेंगे कि इसका प्रचार सरकार ने सभी क्षेत्रों जैसे साइको, सिनेमाघरों, चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन आदि पर किया है, जिससे प्रत्येक परिवार में संतानोत्पत्ति की दर को 2 संतानों तक ही सीमित हो सके। ठीक है। इसके बाद देखिए घ वाला है कि पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। बस 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखना है। पहला है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां। तो 3 ग्रंथियों के नाम लिखना है। आपको 3 नंबर मेरे प्यारों से एग्जामिनर दे देगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण दीजिए। 3 नंबर के लिए है कि डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण देना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 5वें का क लिखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए जिसे अंगुली छाप भी कहते हैं, एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके पैतृक संबंधों एवं उसके व्यक्तित्व के लिए की जाती है। वर्ष 1984 में एलेक जेफ्रे ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किया। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लार, बाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु आदि का उपयोग किया जाता है। देखिए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या होता है? न्यायालयीय जांच जैसे हत्या, बलात्कार आदि में सहायक है। दूसरा, पैतृक संबंध पता करने में सहायक है। फिर विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में सहायक है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, ख वाला। ख वाला 5वें का ख। देखिए 5वें का ख है मेरे प्यारों, ख कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ख वाला लिखेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 55 से लेकर 65% आबादी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता पश्चात देश के सामने मुख्य चुनौती यह खड़ी हो गई है कि बढ़ती जनसंख्या के लिए उचित मात्रा में आहार से प्राप्त हो, क्योंकि कृषि के लिए सीमित भूमि एवं आय के बहुत सीमित स्रोत उपलब्ध थे। इसी सीमित भूमि में प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू हुए एवं खाद्य पदार्थों के वादित गुणों वाले जीनों का चयन करके तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों की सहायता से नई किस्मों को तैयार किया गया। इससे खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इस दौरान एक नई क्रांति का विकास हुआ जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के नाम से जिसे हरित क्रांति कहा जाता है, हरित क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है। हरित क्रांति खाद्य आपूर्ति के साथ, ये हेडिंग रहेगी, लिखेंगे कि साथ आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। भारत में खाद्य आपूर्ति के इस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय विकिरण आनुवंशिकी के जनक एवं भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का रहा है। अब यहाँ पे इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इनका नाम। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ब्लैक पेन से लिखिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है ग वाला, 5वें का ग है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए लिखेंगे ग वाला कि जीवाणु इकाई कोलाई से वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए जो इसबी कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक डीएनए से मेथिल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा जो होता है डीएनए को काटता है। तो एक डीएनए से मेथिल समूह को जोड़ता है और दूसरा क्या करता है, डीएनए को काटता है। डीएनए को काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। विषाणुओं के डीएनए को काटने वाले एंजाइम को निम्न कारणों से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम दिया गया। देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन इसलिए क्योंकि यह विषाणु के डीएनए को काटकर नई वृद्धियों इनका गुणन रोकता है। दूसरा, न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि यह डीएनए को विघटन करता है।
फिर तीसरा लिखेंगे एंडोन्यूक्लियस, इसलिए क्योंकि यह नाभिकीय अम्लों को सिरों की ओर से नहीं अपितु बीच में से काटते हैं। तो मैंने तीनों पॉइंट को बता दिया कि एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं, न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, और रेस्ट्रिक्शन किस लिए कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। घ वाला प्रश्न देखिए, घ वाला प्रश्न क्या है, पांचवें का घ। पांचवें का घ है कि जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखिए लिखेंगे हम लोग, जलवित्त पादपों में आकारिकीय एवं शारीरिक अनुकूलन, ये हेडिंग रहेगी। ठीक है, लिखेंगे जलीय पादपों के तने पतले मुलायम एवं लंबे होते हैं, लंबे होते हैं। स्वतंत्र तैरने वाले पादपों जैसे विस्टिया, एजोला आदि में तने क्षैतिज दिशा में जल में तैरते रहते हैं, जबकि स्थिर तैरकी पौधों में राइजोम की तरह भूमि पर फैले रहते हैं। राइजोम पौधों को जल में एक जगह स्थिर बनाए रखता है, जैसे कमल हुआ, जलकुंभी। ठीक है। हाइड्रा क्या होता है, देखिए हाइड्रा लिखेंगे इसमें अगली हेडिंग कि यह जल की तरह के नीचे पाया जाता है। यह जल निमग्न पौधा है जिसकी जड़ें जो है अविकसित, तना पतला, दुर्बल व लंबा शाखित, कोमल तथा पत्तियां पतली व चक्री होती हैं। इसके इसके शारीरिक लक्षण निम्न प्रकार से कौन कौन से, देखिए 7 लक्षण में लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला है कि क्यूटिकल अनुपस्थिति अथवा कम विकसित होती है। दूसरा है रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तीसरा, वामवा त्वचा की कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं। चौथा है कॉर्टेक्स बहुस्तरी तथा वायु विवर अधिक एवं सुविकसित होते हैं। पांचवा, यांत्रिक उत्तक का अभाव होता है। 6 है कि एंडोडर्मिस एवं परिश्रम स्पष्ट नहीं होते। सातवां है जाइलम केंद्र में एक बड़ी गुहिका के रूप में होता है। पूरा का पूरा स्पष्ट लिखा हूं। आगे देखेंगे प्रश्न उत्तर 6। देखिए प्रश्न उत्तर 6 क्या है। प्रश्न 6 है 6 का क कि जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए तथा इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जैव विविधता के 3 घटक कौन कौन से लिखेंगे, आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता एवं पारिस्थितिकीय विविधता है। जैव विविधता के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन, पहला राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में लिखेंगे कि इनको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। इन उद्योगों में संरक्षित जंतु पक्षियों में मानवीय हस्तक्षेप करना कानूनी अपराध है। इनमें संरक्षित वनों जीवों का व्यावसायिक रूप से उपयोग करना अपराध है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 104 राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य। लिखेंगे यह जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से कृत्रिम पारिस्थितिकी होता है, जिसमें मुख्यतः जंगली जीवों का संरक्षित किया जाता है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग तीसरा यहाँ पे वाय स्थानीय संरक्षण। इसमें लिखेंगे संकटग्रस्त जातियों को अनेक प्राकृतिक आवासों से अलग करके उन्हें विशेष स्थानों जैसे चिड़ियाघर, जल सलाओं, वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक आदि स्थानों पर, इसके बाद और कुछ पॉइंट इसमें बचा है, लिखेंगे स्थानों पर संरक्षित किए जाते हैं। वहीं उसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे जंतुओं के प्राकृतिक आवास का संरक्षण। लिखेंगे जंतुओं को विलुप्तीकरण से बचाने के लिए उनके लिए पार्क, जलाशय एवं अनेक प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, मतलब रखना चाहिए उसको। हमारे देश के संविधान में जीवों के संरक्षण, वनों की कटाई एवं प्रतिबंध एवं जुर्माने का प्रावधान है, जिनका पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। तीसरा है इसमें जंतुओं के शिकार पर नियंत्रण। लिखेंगे कि जंतुओं के अवैध शिकार पर कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। लाइसेंसधारी व्यक्ति को उचित अवस्था में शिकार की अनुमति देनी चाहिए। यह आवश्यक है कि जीवों के प्रति सहज भाव रखा जाए। अगला देखेंगे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे ख वाला, मतलब 6 का ख प्रश्न है यहाँ पे कि देखिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है 2 चीजों पे। पहला कि मनुष्य में अनुवंशिका विकार क्या है, और दूसरा कि सेंट्रल डोगमा क्या है। दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ख का पहला, मनुष्य में अनुवंशिका विकार क्या है। लिखेंगे कि वे अनुवंशिक समस्याएं जो जीनोम में एक या अधिक असमानताओं के कारण उत्पन्न होती है। ये वे रोग हैं जो पूरे डीएनए या उसके भाग में विकार उत्पन्न करते हैं। देखिए अनुवंशिक विकार के लक्षण, पहला डाउन संलक्षण। डाउन संलक्षण क्या है कि 46वें के स्थान पर 47वें गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण अनुवंशिक रोग होता है।
जिससे बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता हो जाती है। फिर एडवर्ट संलक्षण क्या होता है? इसमें जो है 18वें जोड़े में ट्राइसोमिस अवस्था होने पर बच्चे की बचने की संभावनाएं कम होती हैं और इन बच्चों के मुंह और निचले जबड़े छोटे होते हैं। तीसरा है पटाऊ संलक्षण। इसमें सामान्यतः 13वें जोड़े ऑटोसोम में ट्राइसोमी से पटाऊ संलक्षण रोग होता है। ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अगला है टर्नर्स संलक्षण। इसमें लिखेंगे कि जब लिंग गुणसूत्र मोनोसोमिक होते हैं अर्थात एक्सो अवस्था कुल संख्या 45 22 जोड़ा प्लस एक्सओ हो। फिर है क्लाइनफेल्टर संलक्षण। लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी गुणसूत्रों की कुल संख्या 22 जोड़ी और प्लस एक्स एक्स वाई बराबर 47 होती है। इसके बाद दूसरा था सेंट्रल डोगमा क्या होता है, उसके बारे में लिख लेंगे कि उसमें पहला हेडिंग है केंद्रीय डोगमा। लिखेंगे क्रिक के अनुसार आनुवंशिक सूचनाओं के एक दिवसीय संप्रेषण को केंद्रीय डोगमा कहते हैं। अर्थात प्रोटीन संरक्षण के लिए आनुवंशिक संदेशों का संचरण केवल एक ही होता है। यह संप्रेषण डीएनए एमआरएनए प्रोटीन के अनुक्रम में होता है। ठीक है, चलिए अब 6 का ग वाला प्रश्न देखेंगे। 6 का ग वाला प्रश्न है कि जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर के लिए प्रश्न है, तो लिखेंगे जैव उर्वरक हेडिंग डालेंगे। लिखेंगे कि जैव अवशेषों को सूक्ष्म जीव द्वारा खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, पौधे के लिए पोषक तत्व तथा हार्मोन्स होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जैविक उर्वरक कहलाते हैं। कुछ जीवाणु एवं नास्टॉक एनाइबिना आदि साइनोबैक्टीरिया स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। अब इसके बाद देखिए घ वाला क्या है, देखिए कि 2 पर टिप्पणी लिखना है। पहला रेड डाटा बुक किसे कहते हैं और दूसरा है कि परजीविता किसे कहते हैं। दोनों जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेड डाटा बुक और परजीविता। तो सबसे पहले हम लोग रेड डाटा बुक देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले घ क्या है, रेड डाटा बुक। पहला लिखेंगे IUCN द्वारा जारी पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त जातियों, विलुप्त जातियों, दुर्लभ जातियों आदि की सूची जारी की जाती है, उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसके बाद लिखेंगे इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। कौन कौन सी उपयोगिता? पहला लिखेंगे संकटग्रस्त जातियों की जानकारी मिलने पर इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा है अध्ययन की दृष्टि से विलुप्त जातियों की जानकारी मिलती है। तीसरा है कि वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद है परजीविता। ठीक है, परजीविता लिखेंगे कि जो परपोषी दूसरे जीव शरीर पर निर्भर रहकर अपना भोजन करते हैं परजीवी कहलाते हैं। यह परिघटना परजीविता कहलाता है। इसके 2 प्रकार हैं, एक होता है अंतः परजीवी, एक होता है बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी में लिखेंगे कि यह परपोषी के शरीर के भीतर रहकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं। यह अपना जीवन चक्र प्राय 2 माध्यमों पर निर्भर रहकर पूरा करते हैं, जैसे मलेरिया परजीवी का वाहक मच्छर एवं दूसरा माध्यम मनुष्य है। ठीक है, इसके बाद वायु परजीवी क्या है, यह जंतु अथवा पौधे के शरीर की सतह से चिपक कर अपना पोषण करते हैं, जैसे जोंक हुआ, गोजर हुआ। ठीक है, जोंक, गोजर, जू, खटमल, अमरबल, यह शरीर के त्वचा पे चिपक कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यार। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो प्रश्न उत्तर 7वां। ठीक है, ये आपका मादा जनन तंत्र। ठीक है, आप चित्र देख सकते हो, फिगर को बना लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका फिगर बनाने के बाद लिखिएगा कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र एक जटिल प्रणाली है जो प्रजनन की प्रक्रिया को संभव बनाती है। यह तंत्र अंडाणुओं का उत्पादन, निषेचन, भ्रूण का विकास और बच्चे के जन्म के लिए आवश्यक सभी अंगों से बना होता है। लिखेंगे मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग। ठीक है, इसके कौन कौन से अंग हैं, देखिए पहला लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अंडाशय। ठीक है, जिसे ओवरीज कहा जाता है। अंडाशय में लिखेंगे यह जोड़ीदार अंग उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय अंडाणुओं का उत्पादन करते हैं जो महिला हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं। फिर है फ्लोपियन ट्यूब। लिखेंगे यह 2 लंबी पतली नलिकाएं होती हैं जो अंडाशय के गर्भाशय से जोड़ती हैं। निषेचन की प्रक्रिया आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में ही होती है।
तीसरा है गर्भाशय, जिसे यूट्रस कहते हैं। लिखेंगे यह एक खोखला नाशपाती के आकार का अंग है जिसमें भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय की दीवार मांसपेशियों से बनी होती है जो गर्भाशय के दौरान फैल सकती है। इसके बाद गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, सर्विक्स जिसे कहते हैं। यह गर्भाशय का निचला भाग है जो योनि में खुलता है। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय को बाहरी संक्रमण से बचाता है और शुक्राणुओं को गर्भाशय में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसके बाद है योनि। लिखेंगे यह एक मांसपेशियों वाली नली है जो गर्भाशय ग्रीवा से बाहरी जननांगों तक जाती है। योनि शिशु के जन्म का मार्ग भी होता है। लिखेंगे मादा जनन तंत्र के कार्य। लिखेंगे अंडाणुओं का उत्पादन। लिखेंगे अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। फिर होता है निषेचन, कि शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं और युग्मज का निर्माण करते हैं। इसके बाद भ्रूण का विकास। लिखेंगे निषेचित अंडाणु गर्भाशय से प्रत्यारोपित होता है और भ्रूण के रूप में विकसित होता है। गर्भाशय, लिखेंगे गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है और गर्भावस्था पूरी होती है। प्रसव क्या होते हैं? बच्चे के जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। क्लियर है? चलिए इसके बाद लिखेंगे इसमें महत्वपूर्ण हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है? यह हार्मोन्स महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद है प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन्स गर्भाशय की दीवार को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। क्लियर है? पूरा डिटेल में मैंने बता दिया। 8वां प्रश्न है पुष्पी पादप में निषेचन पश्च घटनाएं बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 नंबर के लिए। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 8वां, पुष्पी पादप में निषेचन पश्च घटनाएं। लिखेंगे पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो बीज और फल के निर्माण की ओर ले जाती हैं। इन घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है? ठीक है, देखिए लिखेंगे कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। लिखेंगे जब परागकण वार्तिकाग्र पर पहुंचता है और अंडाशय तक पहुंचता है तो यह अंडाणु को निषेचित करता है और इस प्रक्रिया में एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसे हम लोग युग्मजन कहते हैं। ठीक है, युग्मनज होगा। ठीक है, यहां पे कर लीजिएगा युग्मनज। इसके बाद है भ्रूण का विकास। युग्मनज लगातार विभाजित होता है और एक भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण में भविष्य के पौधे के सभी भाग होते हैं जैसे कि मूल, तना, पत्तियां। बीजांड का बीज में परिवर्तन हेडिंग डाल के लिखेंगे। निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज में भ्रूण पोष जैसे भोजन का भंडार और बीज जो है चोल होता है। फिर अंडाशय का फल में परिवर्तन। लिखेंगे निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। फल बीज को सुरक्षा प्रदान करता है और बीजों के प्रकीर्णन में मदद करता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे निषेचन पश्च घटनाओं का महत्व। हेडिंग डाल के लिखेंगे नई पीढ़ी का निर्माण। लिखेंगे निषेचन जो है पश्च घटनाओं के परिणाम स्वरूप एक नया पौधा पैदा होता है। इसके बाद है वंशागति। लिखेंगे माता पिता के लक्षणों का संचार नई पीढ़ी में होता है। फिर अनुकूलन, पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल नए पौधे विकसित होते हैं। फिर डालेंगे निषेचन पश्च घटनाओं का सारांश, एक और घटना एक और विवरण। लिखेंगे युग्मनज का निर्माण। लिखेंगे परागकण और अंडाणु के संलयन में युग्मनज बनता है। भ्रूण का विकास में लिखेंगे युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। फिर लिखेंगे बीज का निर्माण। लिखेंगे बीजांडा से बीज का निर्माण होता है। फल का निर्माण अंडाशय से फल का निर्माण होता है। पूरा डिटेल में ऐसे लिखोगे एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काट सकता आपका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9, मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। चलिए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न उत्तर संख्या 9, मलेरिया परजीवी की 4 प्रमुख प्रजातियां। लिखेंगे मलेरिया एक मच्छर जनित परजीवी रोग है जो प्लाज्मोडियम, ठीक है, नामक परजीवी के कारण होता है। मनुष्य में मलेरिया के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम है। कौन कौन से? देखिए चारों को अलग अलग डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको हेडिंग बनाकर। जैसे पहला में है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। लिखेंगे सबसे खतरनाक, किसमें लिखेंगे यह प्रजाति मलेरिया के सबसे गंभीर रूप का कारण बनती है और मृत्यु दर सबसे अधिक होता है। दूसरा होता है लक्षण। लक्षण में लिखेंगे उच्च बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, थकना, ठीक है, उल्टी और गंभीर मामलों में अंगों का विफलता। इसके बाद जटिलताएं इसके क्या हैं? तो मस्तिष्क मलेरिया, किडनी की विफलता, गंभीर एनीमिया आदि इनकी क्या है? जटिलताएं हैं। इसके बाद आगे लिखेंगे दूसरा प्रकार इसका प्लाज्मोडियम विवेक्स। इसका लिखेंगे सामान्य हेडिंग डाल के, यह मलेरिया का सबसे आम प्रकार है। लक्षण इसकी क्या है? तो फैल्सीपैरम की तुलना में कम गंभीर लेकिन
नियमित अंतराल पर बुखार आना, ठंड लगना और पसीना आना होता है। विशेषता अगर इसकी बात करें तो लीवर में निष्क्रिय रूप में रह सकता है और महीने या सालों तक सक्रिय होकर फिर से संक्रमण का कारण बन सकता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, लिखेंगे इसका कम आम, लिखेंगे विवेक्स के समान लेकिन कम आम है। ठीक है। लक्षण लिखेंगे विवेक्स के समान लक्षण। विशेषता में लिखेंगे विवेक्स की तरह लीवर में निष्क्रिय रूप में रह सकता है, यह इसकी विशेषता है। चौथा प्रकार है, ठीक है, मलेरिया का, कि प्लाज्मेडियम मलेरिया, लिखेंगे इसमें कि कम गंभीर, लिखेंगे कि इन चारों में सबसे कम गंभीर प्रकार। लक्षण लिखेंगे नियमित अंतराल पर बुखार आना, ठंड लगना और पसीना आना। विशेषता में लिखें लंबे समय तक शरीर में रह सकता है और किडनी की समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके बाद मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र लिखेंगे कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र मच्छर और मनुष्य दोनों में पूरा होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में संक्रमण होता है। परजीवी यकृत में प्रवेश करता है और फिर रक्त में जाता है। रक्त में परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और गुणन करते हैं। जब संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में प्रवेश करता है और गुणन करता है। इसके बाद मलेरिया की रोकथाम लिखेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो मलेरिया की रोकथाम कैसे, देखिए रोकेंगे, मच्छरों के बचाव से बचिए, मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, मच्छर भगाने वाले दवाओं का उपयोग कीजिए, खड़े पानी को आप, ठीक है, साफ रखना। ठीक है, ये इनकी रोकथाम की विशेषता है। अब मेरे प्यारों बच्चों, इस पेपर को मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। अगर ये पेपर आपको तैयार है तो 70 में 70 बिल्कुल आप लोगों का फिक्स है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।